मास्टरबेट यार बहुत लोग करते हैं, ठीक है, और पूछते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट है, तो ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं। अगर आप नहीं करोगे तो खुद से होगा, जिसको हम बोलते हैं नाइटफॉल। को स्टेरॉइड यूज़ करते हुए पकड़ा गया तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा। मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करके जा रहा हूँ। हम है ना फॉरनर्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो ओनली वो ले रहे हैं, हमारे खुद के पास इतनी चॉइस है। एक्चुअली अब आप देख भी रहे होंगे कि अब वेस्टर्न कल्चर इंडियन कल्चर को अपना रहा है, वो भी आयुर्वेदिक की तरफ जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में, जहां पर आज हम फिटनेस और हेल्थ के ऊपर काफ़ी विस्तार में बातें करने वाले हैं और फिटनेस और हेल्थ से रिलेटेड जुड़ी काफ़ी बातें करेंगे। और आज जो हमारे साथ हमारे दो गेस्ट जुड़े हैं, इनका नाम है, सबसे पहले तो मिस्टर विपिन राठौर सर। इन्होंने मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं, मिस्टर एशिया भी रह चुके हैं और ये मसल मैनिया के साथ भी जुड़े हुए हैं। और जो हमारे साथ आज जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर अजय गोदारा सर। ये मिस्टर इंडिया भी हैं, मिस्टर दिल्ली भी हैं, नेशनल इंटरनेशनल चैम्पियन, हर जगह ही फिटनेस में इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। तो भैया कैसे हो आप दोनों? हम बहुत अच्छे हैं, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। तो सबसे पहले तो भैया अपनी लाइफ के बारे में बताइए कि आपने बॉडी बिल्डिंग कहाँ से स्टार्ट करी? क्या आपका भी दिल टूटा था? नहीं यार, मेरा दिल नहीं टूटा था। एक्चुअली मैं अपने चाचा जी को देखता था वर्कआउट करते हुए, तो वहाँ पे डंबल रखे होते थे तो मैं उठाने लग जाता था, बॉडी टाइट हो जाती थी, तो इंटरनली फीलिंग अच्छी आती थी कि मैं स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे अपने भाई को देखने लगा, वो वर्कआउट करने जाते थे पास के जिम में, मुकेश गहलोत जी के जिम में जाते थे वर्कआउट करने, तो हम उनको गुरुजी बोलते हैं। फिर मैंने वहाँ से वर्कआउट स्टार्ट किया और मुझे वर्कआउट करते हुए 16 साल हो चुके हैं, तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। कौन सी एज में आपने स्टार्ट करी थी? 17 या 18 में मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था, 12th क्लास में स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो अजय भाई आपकी भी कुछ स्टोरी ऐसी रही है? हाँ, मेरी भी ऐसी रही है। मैंने एक्चुअली में 11th स्टैंडर्ड में स्टार्ट किया था। जब मैं अपने दोस्त के साथ ट्यूशन करता था तब मैंने स्टार्ट किया था। उसी के घर पे जो आप लोहे के डंबल्स होते हैं वो सारी चीज़ें वो सब था। तो उसके बाद में इंटरेस्ट बढ़ा थोड़ा सा। फिर उसके बाद में 12th क्लियर हुई। उसके बाद फिर कॉलेज लाइफस्टाइल, उसमें आप देखते ही हैं कि वहाँ पे जिम और बॉडी दिखाना, शो ऑफ करना, सब चीज़ें होती है। बट इतना नहीं था। बट ये था कि कॉलेज से आना, फिर उसके बाद में अपना वर्कआउट के लिए जाना, फिर उसके बाद में धीरे धीरे चीज़ें हुई, आगे बढ़े, जॉब लगे। उसके बाद में कुछ मिस हैपनिंग हुई जिनकी वजह से फिर थोड़ा सा अचीवमेंट करने का मौका मिला। फिर सारी चीज़ें ऐसे ही चलती गई। अच्छा, तो मतलब जब हम हेल्थ या फिटनेस की बात करते हैं, जिम से रिलेटेड बात करते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है उसका ओवरऑल फिटनेस के ऊपर कितना असर रहता है? क्या कितनी ज़रूरी है वो हमारी ओवरऑल फिटनेस के लिए? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्ट्रॉन्ग फील करते हो, ठीक है, बिल्डअप अच्छा दिखता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इंटरनली आप स्ट्रॉन्ग फील करते हैं वर्कआउट की वजह से, ठीक है, आपका डिप्रेशन लेवल नहीं आता। डिप्रेशन लेवल भी कम रहता है। और जब आप किसी गलत चीज़ों में नहीं पड़ते जाके, इवन आप जैसे आपको या फिर दारू की लत है या किसी को भी, उस चीज़ के लिए आप मोटिवेट भी करते हो किसी को और उनकी छुड़वाने में भी हेल्प करते हैं। ये नहीं है कि हाँ आपको देख के कोई बंदा मोटिवेट होता है तो चाहे 1% मोटिवेट हो, वो चीज़ अच्छी लगती है। और जब आपकी बॉडी को कोई देखता है तो वो मोटिवेट हो, उसके बाद में फिर वो खुद जाए या फिर इसी से किसी का प्रोफेशन बनता है। बहुत सारे हैं इंडस्ट्री में जो एक दूसरे को देख के ये सोचते हैं कि हम भी इंडस्ट्री में कुछ कर सकते हैं, वो चीज़ें आती। और ऐसा भी होने लगता है कि किसी ने जिम अगर नई स्टार्ट करी है और जब वो धीरे धीरे उसको टाइम होता जाता है और वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी स्टार्ट करता है तो उसको खुद में भी फ़र्क दिखने लग जाता है, डेली लाइफ वगैरह में भी उसको फ़र्क दिखता है। वही चीज़ है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप वर्कआउट करते हो तो अच्छे दिखोगे ही और आपको बैड हैबिट से दूर रहोगे, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। इंटरनली फिट रहते हो, आपकी डाइट क्लीन रहती है, तो ऑलवेज आपके माइंड में ये रहता है कि यार मैंने अच्छा वर्कआउट किया है तो मेरे को कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाना है। फिर पॉजिटिविटी मिलती है, लोगों से अप्रिशिएशन मिलता है, तो सबसे बेस्ट तो यही है यार। इस ट्रेनिंग के अंदर सबसे जो मेन चीज़ है वो डिसिप्लिन लाइफ। आपको ये पूरा डिसिप्लिन है, ये एक तपस्या है। हाँ, जितना डिसिप्लिन रहोगे उतना आप अपने टारगेट की तरफ जाओगे और उतना ईजी आप अपना टारगेट भी अचीव कर लोगे। हाँ, रेगुलरिटी बहुत बड़ी चीज़ होगी इससे। रेगुलरिटी ज़रूरी है।
तो मतलब इसमें तो मैंने देखा कि जैसे स्ट्रेंथनिंग वगैरह होती है, लोग ऐसा करते हैं कि अरे यार आज तो लेग डे है, छोड़ इसको रहने देते हैं। तो लेग डे की भी इंपॉर्टेंस उतनी रहती है इस चीज़ के अंदर। हाँ जी, वर्कआउट तो आपको अच्छा दिखना है तो यार आपको ओवरऑल वर्कआउट कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सिमेट्री ख़राब हो जाएगी। आपने बहुत सारे लोगों को देखा, उनके शोल्डर बहुत बड़े हैं, बाइसेप्स बहुत बड़े हैं, पर लेग्स बहुत स्लिम ट्रिम सी हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो आपको अगर अच्छा दिखना है ना तो आपको ओवरऑल वर्कआउट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लेग्स नहीं करनी है, मत करो, इतना हैवी मत जाओ ना आप पर आप वर्कआउट नहीं छोड़ सकते ना। तो आपको प्रॉपर वर्कआउट करना है अगर अच्छा दिखना है तो। और लेग्स करने से हमारा क्या टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। तो लेग्स तो करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि लेग्स नहीं करनी। आप कितने भी साइकिलिस्ट को देखे वो हमेशा लेग्स करते हैं, या आप किसी भी एक्टिविटी में जाओगे तो प्रॉपर वर्कआउट होना ही चाहिए आपका। आप या स्विमिंग कर रहे हैं, या आप साइकिलिंग कर रहे हैं, या आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, या आप फिटनेस कर रहे हैं, या मॉडलिंग कर रहे हैं, तो प्रॉपर एक सिमेट्री चाहिए ही चाहिए आपको। एक फिट बॉडी बनाने के लिए 50% जो काम करती है आपकी लेग्स करती है हर चीज़ के लिए। जब आप अगर किसी पुश करते हैं, कोई भी वर्कआउट है, जस्ट लाइक कि डेड लिफ्ट है, आपका स्क्वाट्स हैं, ये सारी चीज़ें, डंबल प्रेस लेते हैं स्टैंडिंग वर्जन पे, तो भी आपको लेग्स प्रॉपर चाहिए सही। तो उस वजह से भी आपको लेग्स सही से मेंटेन करने चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप हैवी ही करें, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने तो मतलब ये भी सुना है कि जो लेग्स की एक्सरसाइजेज रहती हैं, लेग्स हमारी ओवरऑल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, मतलब इम्पोर्टेंस उस चीज़ की भी है। जब तक आपके पिलर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आप कैसे भी स्टार्ट करेंगे। लेग वीक में कितनी बार करनी चाहिए? वीक्स में 2 टाइम तो करना चाहिए आपको। हाँ, लोग तो एक बार भी नहीं करते। हाँ वही, मतलब मिनिमम करना है। अगर कोई डबल बॉडी पार्ट पर डे कर रहा है तो उसको लेग्स हफ्ते में 2 बार 2 बार करनी चाहिए। अच्छा, इवन अगर जो बॉडी बिल्डर है, जो आप बॉडी बिल्डिंग गेम खेलता है, उसमें आप देखिए 50% जो आपके मार्क्स होते हैं वो सिर्फ लेग्स के ही होते हैं। पूरी बॉडी आपकी अपर फेस पे तो आपके 5 पार्ट हो गए, उसके बाद में लेग्स में तो सिर्फ 2 ही पार्ट हैं, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और ये आपके क्वाड्स। इनके अलावा क्या है? कुछ नहीं है। बट सबसे ज़्यादा मेजोरिटी जो दी गई है वो आपके लेग्स को ही दी गई है। वो अच्छे हैं तो आपका ओवरऑल बॉडी पे 50% रेशो उसी का रहता है। कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो आप ऊपर से नहीं करते, आपको नीचे से स्टार्ट करनी होती है। तो बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आपको लेग डे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हैवी करना है, बट एक्टिविटी तो करनी है ना, मसल एक्टिव रखना है, आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे आप हमेशा, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो भैया एक बात बताओ, जैसे जिम में जाके बॉडी तो हर कोई बना रहा है, बट बॉडी बन कम की रही है। मतलब पूरी मेहनत करते हैं लोग, पूरे डंबल उठा लिए, कर लिया, बट बॉडी नहीं बनती सबकी। ऐसा क्यों? यार आप जब तक डाइट नहीं लोगे, आप कितनी भी मेहनत करो, जब हम जिम में जाके वर्कआउट करते हैं, अपने टिश्यूज़ को ब्रेक करते हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन, अमीनो एसिड्स और कार्ब्स की नीड होती है। तो आप घर पे आकर रोटी सब्जी खा रहे हो तो आपको पूरी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल रही है। तो आपको प्रोटीन इंटेक के लिए आप वेज हो तो आपको पनीर, मूंग की दाल वगैरह कुछ भी खाओ, या राइस, पोटैटो, या चिकन, फिश, एग्स। तो इससे हमें ना प्रोटीन और कार्ब्स मिलते हैं, जिससे हमारे जो टिश्यूज़ ब्रेक होते हैं वो रिपेयर होते हैं, और जिससे हमारा मसल बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। और आप अगर डाइट पूरा नहीं ले रहे तो फिर कैसे बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल है। और प्रोटीन टेक भी मैंने सुना है सबका अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से रहता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हिसाब रहता है कि जैसे किसी का कितना वेट है तो उस हिसाब से उसको कितना प्रोटीन जैसे कोई गेनिंग कर रहा है तो पर डे उसको कितना प्रोटीन लेना चाहिए? डिपेंड्स करता है कि इसका बॉडी वेट क्या है। ठीक है, अगर किसी को आप वेट बढ़ाना चाहते हैं, उसको साइज बढ़ाना है अपनी बॉडी का, तो उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग उसको सरप्लस रेट पे रखना पड़ेगा। उसके कार्ब्स इंटेक बढ़ाने पड़ेंगे, थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, और फैट से भी कैलोरी इंटेक करनी पड़ेगी उसको। और किसी को रिड्यूस करना है, किसी को शार्प होना है, या किसी को वेट लूज़ करना है, डाइट तो सेम रहेगी, बट क्या कैलोरीज इंटेक कम हो जाएगा। ठीक है, और डाइट बिल्कुल चेंज नहीं होती है, चिकन की जगह चिकन ही खाना है, मतलब प्रोटीन इंटेक ही रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को गेनिंग करनी है, मैं बाहर का कुछ भी खा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। डाइट वही रहेगी, खाना भी वही रहेगा, बस क्वांटिटी ग्राम्स में बढ़ जाएगी। हाँ, मैंने तो मतलब ऐसे भी देखा है कि कितने लोग होते हैं वो कहते हैं कि अरे तुझे गेनिंग ही तो करनी है, तू तो कुछ भी खा। हाँ, तो कुछ भी खाओ तो कुछ भी दिखोगे ना यार, आपको मोटा थोड़ी होना है। गेनिंग मतलब आपको बिल्डअप करना है और अच्छा दिखना है ना। 365 अगर अच्छा दिखना है 365 डेज़, तो आपको 365 डेज़ डाइट भी अच्छी रखनी पड़ेगी। आप कुछ भी खा रहे हो, तो अभी आप मोमोज खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो,
तो आप कैसे अच्छे दिख सकते हो? मैंने देखे हैं ऐसे ट्रेनर, वो कहते हैं कि अरे तुझे तो गेनिंग ही तो करनी है, तू खा मोमोज खा ले, स्प्रिंग रोल खा ले। मेरे को ये बोला था। आप में फैट बर्निंग करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ना आपको। अगर आपको अच्छी डाइट से बढ़ा रही है तो आपकी कटिंग फेस पे आप बहुत इजीली कट कर सकते हैं और मसाला आपका हार्ड दिखेगा, शार्प दिखेगा और थिक दिखेगा, और आपको उतनी ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं होगी। तो मतलब इसमें इस चीज़ में मतलब एक जैसे हमारी रिकवरी होती है, जब हमारे टिश्यूज़ ब्रेक होते हैं, तो इसमें स्लीप की भी उतनी वैल्यू हाँ है। जी, बॉडी बिल्डिंग में ईट स्लीप ट्रेन रिपीट इसलिए बोला गया है। रिकवरी करनी है तो आपको स्लीप प्रॉपर, आपका स्लीपिंग पैटर्न भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं आप किसी भी टाइम सो रहे हैं, तो आपकी 8 आवर्स स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, 8 to 7 आवर्स। अच्छा, तो मतलब एक ऐसा भी क्वेश्चन रहता है कि बहुत सारे लोग हैं, उनको अपना कहते हैं अरे यार वेट बढ़ तो जल्दी जाता है, कम नहीं होता। वेट लॉस के लिए भी लोग काफ़ी तरीके अपनाते हैं, घर में घरेलू तरीके भी अपना लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर हम वेट लॉस की टेक्निक्स देखें या फिर एक्सरसाइज वगैरह देखें, तो एक मतलब वो फेस कैसा रहता है अगर हमें वेट लॉस करना है कि उसमें डिपेंड करता है आपका कि आप जैसे गेन कर रहे हैं तो उसमें आपकी सारे के सारे वर्कआउट प्लान्स और सब कुछ चेंज हो जाता है। जस्ट लाइक कि आपकी डाइट है, डाइट चेंज होती है, उसी हिसाब से आपका वर्कआउट प्लान भी चेंज होता है। अगर आप गेन कर रहे हैं तो आपको लो रैप्स रहेंगे, हाई वो होंगे आपके सेट्स होंगे, मतलब जस्ट लाइक कि आपने 4 सेट्स मारने हैं तो उसके रैप 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, ऐसे इस वे में होंगे। और अगर आपको अपने आप को वेट लॉस करना है तो उसमें आपका कार्डियो भी हो जाएगा साथ के साथ, उसमें आपके रैप्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, सेट भी ज़्यादा हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपका फेज़ क्या है, और आपको कॉम्पिटिटिव वे में करना है तो उसके लिए फेज़ फिर अलग से ही चलते हैं। गेनिंग का अलग हो जाता है, 2 मंथ का हो गया, आपका 3 मंथ्स का हो गया, डिपेंड करता है। उसको आप नेचुरली भी करो, किसी एनाबॉलिक के साथ भी करो, वो डिपेंड करता है आपका कि आप किस फेज़ में कर रहे हो। मतलब एक सामने वाले के टाइम पीरियड के हिसाब से कि अगर वो कह रहा है कि अगर मुझे 3 महीने में पतला होना है तो एक उसका उस तरीके का फेस चलेगा। उस हिसाब से उसकी फिर कैलोरी इनटेक भी उसी हिसाब से रहेगी, वर्कआउट प्लान्स भी उसी हिसाब से बनेंगे, उसी हिसाब से आपका जो उसकी ट्रेनिंग्स होगी उसमें कार्डियो भी उसी हिसाब से ही इनबिल्ट होगा। ये नहीं है कि आपने सिर्फ वर्कआउट तो कर लिया, आपने अपनी बॉडी को कार्डियो नहीं दिया तो आप कहाँ से कैलोरी बर्न करोगे। शार्पनेस जो बॉडी की एक क्वालिटी आती है, स्किन क्वालिटी, देखो बॉडी तो हर किसी की है, पर स्किन क्वालिटी और फाइबर बॉडी में सारी चीज़ों को दिखाने के लिए आपको कार्डियो भी मस्ट है, और उसी हिसाब से आपकी डाइट भी मस्ट है, ये सब चीज़ें। तो जैसे वेट लॉस की बात आ जाती है तो सब ने अपना अपना एक वो बना रखा है कि तुम ये खा लेना, इससे तुम्हारा वेट इतना कम तो हो ही जाएगा। तो कुछ ऐसे ज़रूरी फूड्स भी रहते हैं जो हमें वेट लॉस में हेल्प करते हैं। जस्ट लाइक कि आपके ग्रीन वेजीज हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ग्रीन वेजीज लीजिए सबसे ज़्यादा, उसमें फ़ाइबर होता है। फ़ाइबर क्या करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को हाई कर देता है, उससे आपका क्या रहेगा कि जो भी खाना खाओगे वो जल्दी पचेगा। इवन इसमें फिर आप अपने टोफू ले सकते हैं, पनीर थोड़ा बहुत ले सकते हैं, बट उसमें भी फ़ैट तो होता ही है। टोफू जस्ट लाइक कि फ़ैट बहुत ना के बराबर ही है। दालें ले लिया आपने, सोया चंक ले लिया, आपकी वो सोया दाल भी आती है, वो भी ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि बट हाँ, नो वेज से ज़्यादा चीपर आज के टाइम में नॉन वेज डाइट है, बिकॉज आप कितना खा लोगे ये भी तो मैटर करता है। लेकिन लोग तो आजकल उस पर ज़्यादा जा रहे हैं कि वैगन होते जा रहे हैं, वो डिपेंड करता है उसमें। फिर उनको ये लगता है ना कि हम किसी की थिंकिंग है कि भाई कोई तो घर से ही वैसे होता है कि भाई हम वेज ही खाएंगे, जैसे लाइक कि हमारे में बोलते हैं कि ब्राह्मण लोग नहीं खाते, बट आज के टाइम में सब एक जैसे हो रखे हैं, सब एक जैसा ही खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी अपनी अपनी चॉइस हो चुकी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो एग को भी कोई भी अब तो लोग उसको भी वेज बोलने लगे हैं, कहते अब तो एग भी वेज हो गया। नहीं, अगर साइंटिफिक वे से देखा जाए तो एग आपका वेज ही है, कोई उसके वो नहीं है, क्लियरिफिकेशन नहीं है कि वो वेज है नॉन वेज है, उसको वेज ही बोला जाता है। ये तो वेजिटेरियंस का पार्ट आ गया जो उनके फूड हो, और अगर नॉन वेजिटेरियंस हो तो वो क्या फूड देख सकते हैं। नॉन वेज डाइट में क्या है कि आपको है ना इजीली प्रोटीन इंटेक हो जाता है, ठीक है।
आप अगर वेज डाइट ले रहे हैं तो उसमें आप कोई भी प्रोटीन टेक करते हैं तो साथ में आपका कार्ब इंटेक भी होता है। पर नॉन वेज डाइट में ना आपका लीन मास प्रॉपरली आपको मिल जाता है। तो चिकन चीप पड़ता है हमें, चिकन और एग्स, तो आपको उससे प्रॉपर प्रोटीन इंटेक आपका पूरा हो जाएगा। तो आप वो ले सकते हैं। और घर पे हम राइस, ओट्स, पोटैटो, तो ये डाइट हमें अच्छा 300 से 400 रुपये में हमारी डाइट कंप्लीट हो जाती है, प्रोटीन डाइट। तो क्या नॉन वेजिटेरियन वालों की डाइट बनती है, वेज वालों की नहीं बनती? नहीं, बॉडी तो वेज वालों की भी बनती है, ऐसा तो नहीं। ऐसे क्योंकि मतलब ये होता है कि आप नॉन वेज नहीं खाते तो आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी। ये अपना खुद का एक्सपीरियंस ही बता रहा है, क्योंकि खुद भी वेजिटेरियन ही है ना ये। जिसको बहुत लोग बोल चुके हैं कि भाई तू एग चिकन खाना स्टार्ट कर, तब तेरे ऊपर थोड़ा फ़र्क आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोटीन डाइट भी आप ना वेजिटेरियन डाइट से कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस उसमें ना आपको सोर्सेज ढूंढने पड़ते हैं, आप उतना खा नहीं पाते। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अपना 300 ग्राम प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, तो मैं नहीं कर पाता। मैं वैसे कितना प्रोटीन इंटेक कर पाऊँगा? मुझे पता है अगर मेरे को 300 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना है तो मेरे को 1 kg चिकन लेके आना है, उसको बॉईल करना है, तो 700 to 750 ग्राम वो बचेगा, तो मेरा 300 ग्राम प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाएगा। और मैं वेज में मुझे नहीं पता चलता, और मैं कितना खाऊँ, पूरा दिन खा नहीं सकता मैं। तो वेज डाइट में सिर्फ यही है, आपको ऑप्शन ज़्यादा ढूंढने पड़ेंगे। क्या प्रोटीन लेना ज़रूरी है बॉडी बिल्डिंग के लिए? बिल्कुल भी नहीं, मतलब बाहर के डब्बे वगैरह? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका घर की डाइट से या आपकी रो फूड से आप अपना इंटेक पूरा कर सकते तो फूड से तो अच्छी कोई चॉइस ही नहीं हो सकती। लेकिन इन ऑप्शंस पे तो जैसे वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जिन पे घर में टाइम नहीं मिल, इनको टाइम, ये एक तरीके से मील रिप्लेसमेंट समझ लीजिए यार। जॉब वगैरह वाले जैसे प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है। हाँ, क्योंकि फूड से अच्छा तो कोई ऑप्शन हो नहीं सकता, ये तो सबको ही पता है। जितना हम घर का हेल्दी फूड लेके चलेंगे। और क्योंकि मैंने तो आजकल वो देखा कि पहले के ज़माने के जो लोग थे वो तो ये घी वगैरह हो गया, ये सब ज़्यादा खाते थे। अभी तो मैं देखता हूँ इतना तो शायद नहीं खाता होगा कोई। नहीं यार, मैं तो डेली 4 से 5 चम्मच घी लेता हूँ और अपना खाना भी घी में ही बनाता हूँ। नहीं, उस चीज़ की इंपॉर्टेंस है ना। लेकिन अभी जैसे जो यंग जनरेशन आ रही है वो तो शायद घी को तो अवॉइड ही कर देती होगी। यार मुझे तो पर्सनली लगता है ना, हम है ना फॉरनर्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं। वो ऑलिव ऑयल ले रहे हैं, हमारे खुद के पास इतनी चॉइस है। एक्चुअली अब आप देख भी रहे होंगे कि अब वेस्टर्न कल्चर इंडियन कल्चर को अपना रहा है, वो भी आयुर्वेदिक की तरफ जा रहा है कि? तो मेरे हिसाब से तो घी खाना चाहिए, और सबको पता है घी के बेनिफिट्स। और आप घी में चिकन बना के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो फैट है और बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, आपके जॉइंट्स के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो घी खाना चाहिए मेरे हिसाब से। लोग, क्योंकि ऐसा देखा कि लोग ये जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, वो इसके फैट को ना वो दूसरा फैट समझ लेते हैं। उनको लगता है कि यार घी मक्खन हम खाएंगे ना तो हम ऐसे वो हो जाएंगे, तो फुलसुले से हो। नहीं, एक्चुअली है ना, ऑलिव ऑयल हो गया या एवोकाडो या आलमंड्स हो गया, इनको है ना ज़्यादा प्रेफरेंस इसलिए देते हैं क्योंकि जो जितने बाहर के बॉडी बिल्डर्स है या बाहर के कोचेज़ हैं, तो उनके पास सबसे ज़्यादा ऑप्शन ये होते हैं, तो वो हमेशा यही शो करते हैं। उनके पास घी नहीं होता ना, वो अंडररेटेड कर रखा है घी को। तो घी से अच्छा तो कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, तो हम घी से भी फैट ले सकते हैं। तो ये मतलब आज का वो चल रहा है कि फैशनेबल लाइफ चाहिए भैया सब। हाँ, यूट्यूब पे देख रहे हैं बाहर के लोगों को, वो जो चीज़ वो अपना रहे हैं। वही हो रहा है। हाँ, अब आप देखते होंगे पैकेट का आलमंड मिल्क आ रहा है। हम आलमंड मिल्क अपना घर पे पहले बादाम दूध के ही नहीं पीते थे, उससे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता हाँ, वो शायद वो ओरिजिनल भी नहीं होता होगा पूरा। है? हमें नहीं पता ना वो कैसा है। आज मैं एक्चुअली आज मैं होटल में था, ग्रानोला खा रहा था, तो उसमें मैंने आलमंड मिल्क मिला है, उसमें मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं स्पेशल। तो सबका अपना है। जितना हो सके मतलब घर की डाइट। रो हो सकता है, जितना जो भी चीज़ ऑर्गेनिक हो सकती है, जो आपके आंखों के आगे है, वो सबसे बेस्ट है। हमें नहीं पता पीछे से। एक तो पैकेट फूड पे मैं बिलीव ही नहीं करता, जो देसी है वही सबसे बेस्ट है। और ये बॉडी बिल्डिंग को देख देख के कंपनियाँ भी अलग अलग तरीके की चीज़ें निकालती जा रही हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हो। जैसे मैंने अभी रिसेंटली में एक देखा था, पीनट बटर भी वो प्रोटीन वाला निकालने लगे हैं कि मतलब हाई प्रोटीन निकालने लगे कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने का तरीका। पीनट्स में प्रोटीन होता था, हाई प्रोटीन वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो क्या है ना, ये तो स्ट्रैटेजी है अपने प्रोडक्ट को बेचने की। हाई प्रोटीन पीनट बटर, उसमें पीनट ही तो है, वो लो हो या हाई हो उतना ही है जितना उसमें था। आप उस पर डब्बे पे कुछ भी लिख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ जाएगा। अभी मैं एक मुट्ठी पीनट्स लूँगा तो उसमें प्रोटीन उतना ही है जितना और कोई ले रहा है, तो उसमें हाई रिच की कोई बात नहीं है। पर उसमें फ़ैट भी होता है, तो हम पीनट बटर का फ़ैट अवॉइड करता हूँ मैं थोड़ा। मैं आलमंड या घी से लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ। आजकल तो कंपनियां ऐसी हो गई हैं जो पीनट बटर जो है आपका, उस पे भी लिख के चलती है कि ये नॉन फैटेबल है।
अरे यार, जब सबको ये पता है कि जब पीनट है उसमें फैट होगा ही होगा, तो कैसे कह सकते हो। फ्लेवर्स भी आ गए हैं, क्रंची ले लो, प्लेन ले लो, उसके बाद में क्रीमी ले लो, बट है तो उसमें फैट ही। आप सोर्सेज, और सबसे बड़ी बात है पैक्ड है। एक पैक्ड चीज़ कितने दिन तक अच्छी रहेगी, वो चीज़ भी देखी जाती है ना, ये चीज़ है। क्या पीनट बटर घर पे भी बनाया जा सकता है? हाँ जी, घर पे बनाइए। आप रो लेके आइए, उसको अपने फ्राई पैन पे या किसी पे भी अपना भून के थोड़ा सा उसमें डाल के अपने ग्राइंडर में बनाइए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। इवन सबसे बढ़िया है मीठे के लिए आप उसमें गुड़ डालो, सबसे अच्छा है वो, आपके ब्लड के लिए भी अच्छा है। तो गुड़ तो डाइट के बाद लेना भी चाहिए। इवन ज़्यादातर लोग आज के टाइम में भी रात को दूध के साथ में गुड़ लेते हैं ताकि ब्लड अच्छे से रहे। और ब्रेड भी जैसे 2 तरह के आते हैं, एक ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड, तो कौन सी प्रेफर करनी चाहिए? दोनों ही नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो वाइट ब्रेड है, आपने अगर आप रियलिटी में ब्रेड को देखो बनते हुए देखोगे ना, आप उसको कभी भी नहीं यार ब्रेड से अच्छा है ना आप 2 रोटी खा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ब्रेड में ऐसी क्या चीज़ है मतलब जो अवॉइड ही करना चाहिए? अवॉइड नहीं करना चाहिए। देखो आज के टाइम में ब्रेड की भी क्वालिटी आ रखी है, होल व्हीट ले लो, ब्राउन ब्रेड ले लो, वाइट ब्रेड ले लो, बट डिपेंड करता है ना आपके लिए है कौन सी सही। यार वो उसमें किस तरीके का ऑयल यूज़ कर रहे हैं, फिर उसमें ऐसा नहीं है आप वो होल व्हीट ही है प्रॉपर, वो उसमें कुछ ना कुछ आप ईस्ट वगैरह डालते हैं, है ना, तो मैदा वगैरह तो डालते हैं, ऐसे तो बन नहीं सकती रोटी, क्यों नहीं बन रही अगर होल ग्रेन है तो। वो या हमारी और भी जो चीज़ें होल ग्रेन जो रियल में जो हम घर पे बना के खाते हैं वो तो ब्रेड जैसी नहीं बनती, तो घर का 2 रोटी खाओ वो ज़्यादा बेटर मेरे। तो मतलब अगर हम जैसे बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं या फिटनेस से रिलेटेड बातें करते हैं, तो हमने देखा है कि कहीं ना कहीं फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स भी जुड़े हुए हैं, वहम भी जुड़े हुए हैं लोगों की कि ऐसा नहीं वैसा होता है। एक मेरे को अभी याद आता है कि लोग कहते हैं कि एब्स जो होते हैं वो अगर तुम स्टेरॉइड्स लोगे तो ही परफेक्ट बनेंगे, वरना उसके अलावा तुम्हारे परफेक्ट नहीं आ पाएंगे। नेचुरल एब्स नहीं हो पाते। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो डिपेंड्स करता है कि आपकी फैट परसेंटेज क्या है। जब हमारी नेचुरल हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो हमारे बाइसेप्स, चेस्ट, शोल्डर जिस तरीके से बिल्डअप करते हैं उसी तरीके से हमें एब्स की भी तो ट्रेनिंग करनी होती है ना, ये भी तो एक बॉडी का पार्ट है। जब सब चीज़ बन रही तो एब्स क्यों नहीं बने? बस वो डिपेंड करता है कि आपकी फैट परसेंटेज कितनी है। आपकी फैट परसेंटेज नीचे है तो आपके एब्स दिखेंगे ही दिखेंगे, तो ऐसा तो स्टेरॉइड से तो कोई मतलब है नहीं इस चीज़ का। हाँ, नहीं मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई अगर बट आज तुम्हारे नॉर्मली अगर तुम कर रहे हो एब्स आ जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें वो जो परफेक्ट होते हैं कि बिल्कुल ऐसे दिखने चाहिए तुम्हारे शरीर पे, वो तो देखो बॉडी टाइप है, आपकी 3 बॉडी टाइप होती है, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और ये ठीक है मेसोमॉर्फ। इसमें क्या होता है कि जो एक्टोमॉर्फ बॉडी होती है वो जेनेटिकली ही एब्स क्लियर होते हैं उसके, मतलब बॉडी फैट परसेंटेज उसका कम होता है, तो उसको इतना करना नहीं पड़ता। तो कौन कहेगा उनको कि भाई तूने स्टेरॉइड लिया? हर कोई कहना स्टार्ट कर देगा फिर। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत तीनों के लिए अलग अलग हो जाती है। एक्टोमॉर्फ वाले बंदे के लिए अगर आपको गेन करना है तो उसको उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। देखो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, आप किसी भी रनर को देखोगे वो हमेशा स्टेरॉइड दिखाई देगा आपको, उसके एब्स दिखाई देंगे, रिप्स पूरा दिखाई देगा, क्योंकि वो उसकी डाइट उस तरीके से है और उसका कार्डियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। बॉडी बिल्डिंग वाले को देखोगे तो वो अपने फेस के हिसाब से चलता है, अपने कंपटीशन के हिसाब से चलता है कि इस फेस पे मेरे को गेनिंग करनी है, इस पे कटिंग करनी है या मेरे को लीन रहना है, ठीक है। कभी भी किसी को कटिंग पे देखते हो, वो कोई भी स्टेरॉइड ले, अगर उसकी डाइट क्लीन नहीं होगी उसके एब्स दिखेंगे ही नहीं। तो सब कुछ डिपेंड्स ऑन डाइट। अगर आपकी डाइट क्लीन नहीं है या आपको डेफिसिट पे नहीं हो तो आपकी फैट परसेंटेज नीचे जाएगी ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं डाइट इज मेन की। जो आपने अभी वो टाइप्स बताए थे कि इस टाइप की बॉडीज़ रहती हैं, तो मतलब उनको अगर तीनों को अपना अपना कोई एक फ़ायदा भी है, तो तीनों को किसी ना किसी चीज़ में नुकसान भी है, मतलब नुकसान तो नहीं कह सकते, बट उसको हार्ड वर्क हो जाता है ज़्यादा। जैसे एक्टोमॉर्फ है, एक्टोमॉर्फ में अगर आप कह लें कि उसको गेन करने में टाइम लगता है, क्योंकि जितना भी वो खाएगा उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम इतना हाई होता है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। जस्ट लाइक कि उसने खाया एक रोटी, वो जिस हिसाब से मील है कि
आपको खाने हैं 200 ग्राम चिकन खाना है, 150 ग्राम आपकी राइस। तो जो नॉर्मल बॉडी है जस्ट लाइक हमारी, उसको 2 घंटे चाहिए डाइजेस्ट करने में, उसकी बॉडी उसी को 30 मिनट में डाइजेस्ट करती है। तो वो चीज़ है, वो डाइजेस्ट कर गई बॉडी, फिर वो मांगेगी। तो उसमें अगर वो फैट भी खाता है तो भी उसको नील फैट नहीं आता, ये चीज़ है। और उसमें उसको फिर कार्डियो की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। ऐसे ही दूसरी सिचुएशन है, एक आपने सुमो भी देखे होंगे, सुमो पहलवान जो होते हैं पूरे बड़े बड़े, वो खाते कम हैं बट जेनेटिकली वो बढ़ते ज़्यादा है, ये चीज़ें हैं। आप चाइना सुमो आपके चाइना में ही तो है, सारा का सारा क्लीन ही खाते हैं। चाइना, जापान और जो आपकी जितनी भी दूसरी साइड की है, उस कंट्रियों में आप देखोगे कि सब के सब क्लीन खाते हैं, मतलब जस्ट लाइक सूप पीना, चिकन खाना, मछलियाँ, सारी चीज़ें क्लीन है उनकी, फिर भी क्यों करते हैं वो? तो ये बॉडी टाइप होती है। और एक जो बीच में होती है उसमें आपको कार्डियो भी ज़रूरी है, वेट ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, डाइट भी ज़रूरी है। जस्ट लाइक कि मी एंड वी आर, हमारी बॉडी क्या है, हमें कार्डियो मस्ट है, मेंटेन करने के लिए भी मस्ट है। जब हमें गेम खेलना है तब भी हमें ज़्यादा कार्डियो करना पड़ता है उसी हिसाब से, और उसी हिसाब से फिर हमारी डाइट चेंज हो जाती है। तो आपने जैसे वो बता रहे थे कि जैसे चीन और जापान के लोग हैं, मैंने ऐसा सुना है कि वो लोग अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, अब मेरे को नहीं पता मतलब सच है क्या है, मैंने बट ऐसा सुना है कि वो लोग सोने का पाउडर भी खाते हैं जो गोल्ड होता है। सोने का पाउडर तो आप दुबई में भी खाते हैं। लास्ट ईयर में गया था तो मैंने उसमें चाय में डाल के देते हैं वो। उसका बेनिफिट होता है? बेनिफिट तो क्या है, सोने से बेनिफिट थोड़ी होगा, बस वो एक तरीके से शौक है लोगों को दिखाने का कि हाँ अमीरी गरीबी क्या है, ये सब। और शो आज के टाइम में जितना भी देखोगे शो ऑफ ही है हर चीज़ का। एक मेरे को एक चीज़ ये भी पूछनी है, जैसे मान लो मेरे को गेनिंग करनी है तो मेरे को कार्डियो करना चाहिए, मतलब ट्रेडमिल पे भागना चाहिए? कार्डियो तो 20 मिनट्स आपको करना ही चाहिए। आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपकी कार्डियोवास्कुलरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके हार्ट के लिए ज़रूरी है, आपके जैसे इंटरनली आप स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। ऐसा नहीं आप वर्कआउट करे जा रहे। कार्डियो भी तो एक्टिविटी है, स्विमिंग एक्टिविटी है, तो करनी चाहिए आपको। तो कहते हैं फिर मास नहीं बढ़ेगा अगर कोई ज़्यादा भागोगे? नहीं, ज़्यादा भागने से आप कितनी कैलोरीज बन 200-300 कैलोरीज बर्न कर लेंगे। आप एक मील एक्स्ट्रा खा लीजिए, शेक बना के पी लीजिए, उतनी टेक हो गया आपका। शायद उससे डबल ही आ जाए। हाँ जी, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जब आप बेड से उठते हैं सुबह तो आपकी बॉडी लेज़ी फील करती है, उसको एक्टिव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है साइकिल करने का। वो एक तरीके से आपका वार्म अप भी हो जाता है, बॉडी आपकी खुल भी जाती है और आपकी जो हार्ट बीट है और ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है। तो उसमें वो हेल्प आउट भी करता है। जैसे लाइक कि आजकल क्या हो रहा है कि आपका ये प्री वर्कआउट लेते हैं, ये सारी चीज़ें उसके बाद भी तो चाहिए आपको। वो क्या करता है, ब्लड फ्लो बढ़ाता है आपका, ये चीज़ें हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप बोल रहे हो कि मैं कार्डियो करूँगा तो मैं बढ़ूंगा नहीं, पर कितने सारे लोग कार्डियो कर रहे हैं वो पतले नहीं हो रहे। ये भी तो देखा होगा आपने, जिम मोटे लोग ज़्यादातर कार्डियो करते हैं। उनकी यहाँ पे तो कार्डियो कर रहे हैं वो 40-50 मिनट, घर पे जाके डाइट उनकी अच्छी नहीं है, कुछ भी खा रहे हैं। तो खाने के ऊपर डिपेंड है मेन चीज़। और आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा ही है। तो आप जैसे हम गांव में होते थे, हल जोतते थे या किसानी करते हैं, ये सारी फिजिकल एक्टिविटी तो है जो आजकल कार्डियो कर रहे हैं। यही तो चीज़ है। वो सुबह जब सोच के लिए जाते थे, बाहर जाते थे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जंगल में, वो सुबह कार्डियो तो हो रहा होता था वो। अब घर में सब चीज़ें इजी अवेलेबल है तो अब हमारा कार्डियो बंद हो गया। पहले नेसेसरी हो जाता था कि हमें बाहर ही जाना है। तो जैसे जैसे अब देश आगे बढ़ रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही है, तो इस चीज़ के नेगेटिव पॉइंट भी हैं। और एक मिथ मेरे को अभी मतलब मिथ है, पता नहीं क्या है, ये तो कब से लड़कों के बीच में चलता हुआ आ रहा है कि भाई जिम कर रहे हैं तो क्या हमें मास्टरबेशन करनी चाहिए, हमारी बॉडी पर क्या असर डालता है वो? मास्टरबेट यार बहुत लोग करते हैं, ठीक है, और पूछते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट है, तो ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं। और इसके बारे में मैंने पढ़ा भी है और काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी थी डॉक्टर्स की, सो उन्होंने ऐसा कुछ इसका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट बताया नहीं है। बाकी इसके बारे में और ज़्यादा तो मैं क्या ही बोलूँ। मतलब कहते हैं कि कर भी रहे हो तो लिमिट में। अति नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ की, वंस अ वाइल इट्स ओके।
तो आप बट आप रेगुलर उस चीज़ पे वही एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप लेज़ी लेथार्जिक, आपकी एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, तो उस चीज़ का तो मेरे हिसाब से फिर नेगेटिव इम्पैक्ट ही आने वाला आपकी बॉडी पे। आप बीच में कह रहे थे कुछ। देखो इसमें क्या कह सकते हैं अपना कि हम कर भी सकते हैं नहीं भी, बट नहीं करेंगे तो कितने दिन तक नहीं करोगे, ये डिपेंड करता है। एथलीट के वे से देखा जाए तो बोलते हैं कि वीक में 2 बार करे चलता है, क्योंकि उसी हिसाब से फिर उसको रिकवरी भी तो चाहिए। और वैसे नॉर्मली बोला जाए तो हफ्ते में कर लेनी चाहिए, हफ्ते में 15 दिन में, ये कह सकते हैं। क्योंकि देखो ये भी हमारी बॉडी का एक पार्ट है, लाइफ का पार्ट बोल सकते हैं, जिसको नेचर ने दिया है। अगर आप नहीं करोगे तो खुद से होगा, जिसको हम बोलते हैं नाइट फॉल। सीधी सिंपल सी बात है, नाइट फॉल होगा खुद से ही, तो उससे अच्छा अपना कर ही लो। ये तो ऐसा नहीं है ना कि ये कोई गंदी चीज़ है, गंदी चीज़ नहीं है, ये तो सभी के साथ है, ये तो ऐसे नेचर है। तो ठीक है, मतलब किसी के अपना मन क्या है, पर अति मत करो, बस ज़्यादा मत करो, गलत तो कुछ नहीं है इसमें। बॉडी बिल्डिंग भी इफेक्ट करता है ना ये चीज़। बॉडी बिल्डिंग में इफेक्ट नहीं करता है, ये एक्चुअली में आपको हेल्प भी करता है माइंड सेट के लिए। इवन आपके बहुत सारे एथलीट हैं, उन्होंने खुद इंटरव्यू में बोला है कि मेरा जब भी गेम होता है मैं उससे पहले करता हूँ। या और आपके कुछ एक्ट्रेस भी हैं जिन्होंने बोला हुआ है, फेमस है, नाम तो नहीं ले सकता, बट हाँ मैंने देखा है, पढ़ा भी है उनके बारे में। इवन फुटबॉलर्स भी हैं कुछ, तो सारे के सारे बोलते हैं कि हम अपने गेम से पहले वो सेक्स करना या फिर मास्टरबेट करना नॉट अ बैड थिंग। उससे आपका माइंड सेट भी रहता है, आप किसी भी चीज़ के लिए कंफ्यूज नहीं रहते, एक पजलनेस जो होती है वो नहीं हो पाती, ये चीज़ें। माइंड रिलैक्स हो जाता है यार, स्लीप बेटर हो जाती है, इसीलिए तो सब करते हैं। और बाकी जो मन की बात है, सब एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इस वजह से भी होता है। जिम में जाते हैं, कोई किसी अच्छी लड़कियों को देख लेता है, उसके माइंड में उस तरीके के थॉट्स आने लग जाते हैं, तो उस वजह से भी होता है। बट बहुत ज़्यादा करना गलत बात है, कभी कभी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो जो मैंने मतलब काफ़ी सारे डॉक्टर्स की वीडियो देखी है, तो उन्होंने अभी तक किसी इस चीज़ का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं बताया। अच्छा, और एक है मतलब एक मिथ ये भी रहता है कि भाई अगर हम किसी कंपटीशन में जाना चाह रहे हैं एज अ बॉडी बिल्डर, या फिटनेस के किसी कंपटीशन में जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हमें अच्छे दिखने के लिए स्टेरॉइड्स लेने ज़रूरी है, ऐसा भी रहता है कुछ? ऐसा ज़रूरी नहीं है। इवन जिस फेडरेशन के साथ में भैया जुड़े हुए हैं उसमें अलाउड ही नहीं है ये सब चीज़ें। अगर एथलीट का टेस्ट होता है जाने से पहले, अगर उसमें आपको स्टेरॉइड यूज़ करते हुए पकड़ा गया, क्योंकि ब्लड चेक होगा, उसमें आपका सीधा आ जाता है कि आपने लिया है कि नहीं लिया, तो सीधा का सीधा डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। अभी जैसे नवंबर में मेरा कंपटीशन है लास वेगस में, तो मैं अपने शो के लिए जाऊंगा, तो वहाँ पे मेरा ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा। अगर ऐसा कुछ उनको मिला तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करके जा रहा हूँ। और जैसे कि आप मिस्टर ओलंपिया शेरू क्लासिक खेलते हैं, तो वहाँ पे तो आपको स्टेरॉइड की नीड होती है, अगर आप नहीं लेंगे तो और कोई आगे लेके आगे बढ़ेगा। और अच्छा दिखने की बात है तो अच्छा तो हम नेचुरल बहुत दिख सकते हैं, उसके लिए हमारी अच्छी डाइट, अच्छा वर्कआउट और हेल्थी लाइफस्टाइल की नीड होती है। और आप कंपटीशन खेल रहे हैं तो फिर तो ये तो आपके लिए गेम हो गई ना, आपका वर्क है, तो उसके लिए तो लेना चाहिए मेरे हिसाब से। आप नहीं लोगे तो और कोई लेगा। तो मतलब लोगों ने एक वहम ही बना रखा है ये। आप एक नॉर्मल सी चीज़ देखो ना कि आप नहीं ले रहे, बट जो सामने आपके बंदा आया है, दूसरे देश से आया है, आपको थोड़ी पता है कि उसने क्या लिया है क्या नहीं लिया है। वो अच्छा देखने के लिए स्टेरॉइड कितना अब्यूज़ करके आया है नहीं पता आपको। तो इसी वे में आज की थिंकिंग क्या हो गई है कि मेरे को उससे बेटर दिखना है, तो उस बेटर के चक्कर में सब लेते ही लेते हैं। इस चीज़ को कोई एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता ना कि उसने ज़्यादा लिया मैंने कम लिया, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलता ना। अब मेन चीज़ ये है कि नेचुरल बंदा जो होगा वो थोड़ा सा ख़राब दिखेगा, मतलब पूरा शार्प नहीं दिखेगा। जैसे लाइक कि उसकी स्किन क्वालिटी पतली होगी, आपकी लाइक 4% 5% नहीं होगी, उसकी 10% के अराउंड में हो जाएगी, क्योंकि नेचुरली आप इतना अचीव कर सकते हो। मसल गेन करने में उसको टाइम लगेगा,
और जो स्टेरॉइड की बॉडी होती है वो 6 से 7 महीने में आपकी बिल्ड हो जाती है, जो नेचुरल बंदा 2 साल में कवर अप करता है। बट ये आपका माइंड सेट है कि आप किस वे में जाना चाहते हो। एक पर्टिकुलर उसमें जाना है, नॉर्मल रहना है, तो आप बिना स्टेरॉइड के ही चलें, प्रॉपर डाइट लें, सबसे बेस्ट है। और अगर आपको कॉम्पिटिटिव वे में जाना है, बड़े लेवल पे जाना है, तो वहाँ पे तो देखो सबके साथ यही है कि वो लेते ही लेते हैं। अगर जैसे कोई लेता है तो मान लो कोई नॉर्मल बंदा भी ले रहा है, कम ले रहा है मंथली वाइज ये वाइज, तो क्या टेस्टोस्टेरोन लेवल भी उसका मतलब ख़राब होता है या स्पर्म क्वालिटी ख़राब होती है कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर वो बाहर से स्टेरॉइड ले रहा है, मतलब एज ए इंजेक्शन के थ्रू या टैबलेट के थ्रू, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हम उसको बंद करते हैं तो हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट होती है कि वो नेचुरली बनाना स्टार्ट कर देती है। जब हम वो यूज़ कर रहे हैं तो हमारी बॉडी शट डाउन हो जाती है, वो नेचुरल बनाना बंद कर देती है क्योंकि उसको बाहर से मिल रहा है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल है कि आज घर पे खाना तभी बन रहा था कि हमने बाहर से नहीं मंगाया, बाहर से मंगाया तो घर पे खाना क्यों बनेगा। तो सेम यही चीज़ है। ये है कि बट हाँ, इसका सबसे बेस्ट तरीका जो है वो ये है कि कोई बेस्ट कोच हायर किया जाए, उसी की अंडर गाइडेंस में ही रहना चाहिए। वो आपको प्रॉपर आपकी बॉडी को चेक करता रहेगा, जब स्टार्ट करेगा तब भी आपकी ब्लड चेकअप लेगा, उसके बाद मिड सेक्शन में भी लेगा। इवन क्या होता है कि जब आप साइकिलिंग करते हैं, स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, तो आप टेस्टोन जो है आपका, उसको आप आर्टिफिशियली डालते हैं, तो आपका नेचुरल टेस्टा जो है वो शट डाउन हो जाता है, तो आर्टिफिशियल उसको चलाता रहता है। उसके बाद जब आप अचीव कर लेते हैं जो आपका गोल है, उसके बाद में एक आती है PCT, पोस्ट साइकिल थेरेपी। वो यूजुअली यूज़ होती है आपके जितना भी आपने स्टफ़ यूज़ किया है उसको बॉडी से निकालने के लिए। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी जो नेचुरल टेस्टोन बना रही थी वो नहीं बनाती है जब आप स्टेरॉइड साइकिल पे होते हैं, तो उसको रिबिल्ड करने के लिए उसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसके लिए PCT होती है। उसके बाद जब PCT आपकी ख़त्म होती है, इट्स अराउंड 40 डेज़, 20 डेज़ का स्टेरॉइड के बाद में आपका रेस्ट, फिर 20 दिन की आपकी PCT, और फिर हाँ, फिर उसके बाद में आपकी 20 दिन की OCT होती है। उसमें आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल ही डिटॉक्स करना होता है, मतलब कुछ भी, जैसे लाइक कि आप अगर उसमें छोड़ना चाहें तो आप नॉनवेज भी छोड़ सकते हैं, मतलब आपको बिल्कुल ही क्लीन रहना होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक मैंने सुना है कि एक हमारी जब हम फिटनेस ट्रेनिंग वगैरह बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो उसमें एक पार्ट रहता है HIIT का, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तो इसके भी मतलब बेनिफिट्स क्या रहता है और ये एक्चुअली में है क्या चीज़ ये? एक्चुअली में एक सब्स्टिट्यूट है कार्डियो का। जैसे लाइक कि आप किसी दिन इसे यूज़ करो HIIT को, किसी दिन आप कार्डियो यूज़ करो। कार्डियो 40 मिनट्स का होता है, 40 डिपेंड ऑन योर गोल्स। और HIIT क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपका एक फ़िक्स टाइम होता है। जैसे लाइक कि आपने टारगेट किया 5 मिनट्स का, तो आपको 5 मिनट वर्कआउट ही करना है हाई इंटेंस पे, आप रुकोगे नहीं। जस्ट लाइक कि बट इसमें क्या होगा कि आपकी जो बॉडी वेट है आप उसी के ऊपर ही सारा वर्कआउट करेंगे। ठीक है, स्क्वाट्स कर सकते हैं। क्या होता है HIIT में ना, हमें इतने फास्ट वर्कआउट करना होता है और रेस्ट कम रखना होता है, जिससे ना हमारी हार्ट बीट हाई रहे और वो फैट बर्निंग पॉइंट पे चली जाए। तो HIIT का मतलब ये कम रेस्ट वर्कआउट ज़्यादा। ठीक है, तो उसमें हम बहुत सारे वर्कआउट ऐड कर सकते हैं, लाइक स्क्वाट्स, पुशअप्स, माउंटेन क्लाइंबिंग, बर्पीज वगैरह जो हम करते हैं जिम में, या और भी बहुत सारा वर्कआउट। इवन आपकी जो एब्स वर्कआउट है वो भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसमें अलग से कुछ करेंगे, बट ये है कि अदर वर्कआउट ना हो कुछ भी, सिर्फ आपका बॉडी वेट हो, ये चीज़ें होती है। तो इसमें जैसे आप बताते हैं कि हार्ट रेट वगैरह बढ़ जाता है, तो कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो भी नहीं, देखो कार्डियो और वर्कआउट में क्या है, जब हमारी हार्ट रेट हाई होती है तो हम फैट बर्निंग प्रोसेस पे जाते हैं। तो हार्ट रेट हाई होती है, इसलिए अगर आप कंफर्ट जोन में वर्कआउट कर रहे हैं, हार्ट रेट आपकी जा ही नहीं रही हाई, तो आप फैट बर्न कैसे करेंगे। तो आप कोई भी अभी सडनली आपको मैं बोलता हूँ कि आपको 100 मीटर की रेस करनी है और आपके पास टाइम कम है, तो आप एकदम से रन करते हैं तो हार्ट रेट हाई होती है ना, तो फैट बर्निंग प्रोसेस हो गया। तो एक जैसे बात बताओ, जिम में इंजरीज बहुत देखने को मिलती है, जैसे शोल्डर और बैक की तो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको कैसे अवॉइड करें या इसका कुछ कैसे देखभाल करें कैसे?
यार मेन थिंग तो है ना, आपको अपना वार्म अप प्रॉपर तरीके से, स्ट्रेचिंग प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। उसके बाद आप 10-5 मिनट का कार्डियो कर सकते हैं, पुशअप या चिनअप्स वगैरह मार के बॉडी को अच्छे से सेटअप करें, ठीक है, बॉडी गर्म हो जाती है। उसके बाद आप जाके अपना वर्कआउट स्टार्ट करें, तो आपको इंजरी होने के चांसेस बिल्कुल 0.1 होंगे। और आप डायरेक्ट जा रहे हैं, हाथ पाँव हिला रहे हैं इस तरीके से, चलो भाई वर्कआउट करते हैं, और एकदम से हैवी लिफ्ट करने लग गए, तो क्या होता है कि हमारा बॉडी वार्म अप तो होता नहीं है। आप सडनली तो मसल एकदम से सरप्राइज कर देते हो, उसको एकदम से लोड लेना नहीं है और आप एकदम से लोड दे रहे हो, तो इंजरी होने के चांसेस ये होंगे ना। वार्म अप करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है अगर आपको इंजरी फ्री रहना है तो। इंजरीज गलत फॉर्म में वर्कआउट करने से भी होती है, इसलिए तो बोला गया है कि आप किसी अच्छे कोच को हायर करो या ट्रेनर को हायर करो या उनकी गाइडेंस में रहो, ताकि आप इवन आप बिगिनर हैं तो उसको तो सबसे पहले ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि अपनी जो वे ऑफ पोस्चर, वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आपकी जो भी वर्कआउट है उसको सीखना चाहिए, ताकि आप इंजरीज से बहुत बचें। क्या होता है कि आप वार्म अप भी नहीं करते, स्ट्रेचिंग भी नहीं करते, आप वर्कआउट तो कर लिया आपने, उसके बाद में क्या होगा, आपकी बॉडी एकदम से स्टिफ हो जाएगी, मतलब हार्ड होती जाएगी। आपके अमीनो है जो टिश्यूज़ हैं आपकी बॉडी के, वो सारे के सारे एक साथ कोलैप्स होते जाएंगे, बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे। वर्कआउट में आप मसल को हिट कर रहे हो तो उसको वर्कआउट के बाद आपको स्ट्रेचिंग करके प्रॉपर उसको रिलैक्स भी करना ज़रूरी हो, जिसकी वजह से क्या, स्ट्रेचिंग करेंगे प्रॉपर, मसल रिलैक्सेशन होगी। उसके बाद आप अपना घर जाइए, अपनी डाइट लिए, प्रोटीन लीजिए, जो भी आपको करना है। पर एकदम से वर्कआउट किया और एकदम से आप घर जा रहे हैं तो ले जाते हैं, तो इंजरी होने के चांसेस तो बढ़ेंगे ना। अच्छा, ये बेचारा ये तो खुद अपनी वो बैक की इंजरी से परेशान हो रहा है। उसके लिए भाई स्ट्रेचिंग करो, फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करो, और अभी लिफ्टिंग अवॉइड करो, कोई भी बेंडिंग पोजीशन है उसको अवॉइड करो। बंद ही कर रखी है क्योंकि कुछ वेट ही नहीं उठ पा रहा। उतनी बात तो पहले, सबसे पहले इसको ठीक करो। और हम अगर एक चीज़ देखें कि सबसे पहले हमें पर डे 2 एक्सरसाइज करनी चाहिए, 1 करनी चाहिए या 3 करनी चाहिए। 2 बॉडी पार्ट तो करना चाहिए, बिगिनर्स को तो 2 बॉडी पार्ट करने चाहिए। एक्चुअली वो 1 बॉडी पार्ट में अपने आप को इतना हिट नहीं कर सकता, और जो मैच्योर बॉडी बिल्डर है वो सिंगल भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको पता है उसको अपना ट्रेनिंग पैटर्न क्या रखना है, अपने मसल को कैसे हिट करना है, कितना वॉल्यूम बढ़ाना है, और किस लेवल पे अपनी ट्रेनिंग को एडवांस लेवल तक लेके जाना है। और जो नसी लेवल का बंदा है उसको तो 2 टाइम वर्कआउट करना नेसेसरी है। एक्चुअल साइकिल तो किसी को भी, मतलब अगर कोई बिगिनर है उसको तो पता ही नहीं है कि उसने मतलब कौन सी एक्सरसाइजेस कब करनी है। अगर उसको एक पैटर्न बता दिया जाता है तो वो 2-3 महीने सेम पैटर्न पे चलता है। बट मैंने सुना है कि हमें टाइम टू टाइम एक्सरसाइजेस भी बॉडी पार्ट्स के लिए चेंज करती रहनी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी उस चीज़ पे ही ना ढल जाए। एक्चुअली होता क्या है कि आपको है ना, बॉडी जब हम अपना वर्कआउट करने जाते हैं, आपने किसी बिगनर को वर्कआउट दिया, एक तो सबसे पहले ना यार ट्रेनर से आपको कंसल्ट करना चाहिए कि यार पोस्चर किस तरीके से रखना है। फिर उसका वर्कआउट एवरी 45 डेज़ या 2 मंथ के अंदर वर्कआउट चेंज होना चाहिए। आप एक वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बिल्डअप तो हो रहे हैं, बट आपकी सिमेट्री किस लेवल पे जा रही है। मान लीजिए कि आपके शोल्डर ज़्यादा हो गए, बट वो आपके चेस्ट के साथ मैच नहीं कर रहे, आपके बाइसेप्स के साथ मैच नहीं कर रहे, तो उस लिए वर्कआउट चेंज करना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी सिमेट्री बनी रहे। आप सेम वर्कआउट पे रहेंगे तो आप किस चीज़ पे ज़्यादा लोड दे रहे हैं हमें नहीं पता चल रहा है, पर अब मैंने वर्कआउट तो एक अच्छा से डिज़ाइन करके दे दिया है, पर मैं आपकी बॉडी देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि यार इसकी इस चीज़ में कमी है, ये ओवर डेवलप हो चुका है और ये वीक पॉइंट है, तो उस वीक पॉइंट पे वर्क करना चाहिए और इसको थोड़ा सा वर्कआउट को नॉर्मल करना चाहिए, तो सिमेट्री प्रॉपर तरीके से रुके। अच्छा, अब जितने भी आगे आने वाले जो वो हैं यंगस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि हम बॉडी बिल्डिंग में जाएंगे, आगे वेट लिफ्टिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे, आपकी तरफ से उनके लिए कोई छोटा सा मैसेज जिसमें वो अपनी जर्नी में मोटिवेट रहें? यार मैं तो एक ही सजेशन दूंगा, सबसे पहले तो यूट्यूब से देखा या आपने गूगल पे जाके सर्च किया और आपने वो वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए, तो आपको अपने कोच से हायर करना, कोच को कंसल्ट करो कि मेरी ये बॉडी है और मैं इस एक्टिविटी में हूँ, या मैं ऑफिस जाता हूँ, या मेरे को प्रॉपर गेम करना है, या मेरे को एथलेटिक बॉडी चाहिए या एस्थेटिक बॉडी चाहिए। उस हिसाब से आपका वर्कआउट प्लान बनेगा, उस हिसाब से आपकी डाइट होगी। तो उस चीज़ के लिए एक तो कोच इस तरीके से उसको गाइडेंस कर पाएगा, और उनको सबसे ज़्यादा है ना कि मिस गाइडेंस ना हो, किसी भी एक अच्छे कोच के पास जाए। मेन ये है कि आजकल क्या करते हैं कोच कि ज़बरदस्ती सप्लीमेंट देने लग जाते हैं, तेरी इस सप्लीमेंट से बॉडी बनेगी, तेरी ये खाने से बॉडी बनेगी। वो ये नहीं बोलता है तेरे वर्कआउट हार्ड करेगा तो बॉडी बनेगी, या तू अच्छी डाइट लेगा तो बॉडी बनेगी। सबसे पहले अपने आप
पे खुद पे बिलीव करो, हार्ड वर्क करो, अपनी डाइट लो, तो आपका मसल भी डेवलप होगा, आपका माइंडसेट भी स्ट्रांग होगा। उसके बाद एक अच्छे कोच के साथ जाके कंसल्ट करो। यही नहीं है कि किसी से सुना ये कर लिया। आपकी बॉडी पे कुछ अलग चीज़ वर्क कर रही है, मेरी पे अलग वर्क करती है, सबकी बॉडी सेम नहीं है। तो मेन तो कोच है, और आपको बिना कोच की गाइडेंस के बिना कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए। और अजय भाई, आपकी तरफ से कोई मैसेज जो मोटिवेट रहे जिन यूथ को मोटिवेट करे। मेरी तरफ से मैसेज तो दोनों के लिए ही है। अगर बिगिनर है, एथलीट है, और इवन आपका ट्रेनर भी है। क्या हो रखा है कि आज के टाइम में ट्रेनर जो भी आता है, किसी भी नए बच्चे को देख के उसको बस गलत वे में ही लेके जाता है। जस्ट लाइक कि उसको अच्छे से गाइड नहीं करेगा, उसको सिर्फ ये बोलेगा कि आप ये ले लो, सप्लीमेंट ले लो, प्रोटीन ले लो। फिर उसके बाद में फिर कुछ ऐसे भी एडवांस हैं जो बोलते हैं एनाबॉलिक्स यूज़ कर लो, आपकी बॉडी उससे अच्छी बन जाएगी। चले जाओ। थोड़ा सा बस इस चीज़ से बचो। और सभी इसी तरीके के कोचेस नहीं हैं, बहुत सारे अच्छे कोचेस भी हैं। तो जब भी आप किसी से ट्रेनिंग लेते हो तो उनको अच्छे से बात करो, उनकी नॉलेज को देखो कि वो क्या आपके लिए सही है, तब जाके स्टार्ट करो। बिगिनर बच्चा जो है उसको सबसे पहले तो ये चीज़ माइंड में रहनी चाहिए कि पहले किसी भी चीज़ को सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है। एकदम से कोई भी चीज़ नहीं मिलती अच्छे से। अगर आप स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ की, तो आप पहले नर्सरी में होते हैं, उसके बाद में 12th तक जाते जाते आपको 14 साल लगते हैं। तो ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग है, ऐसे ही आपकी फिटनेस लाइन है। आप एक दिन में, मैं कहूँ कि आप बड़े बॉडी बिल्डर बन जाओ, जे कटलर बन गए या फिर आपके आर्नोल्ड बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने भी तो सर्वाइव किया है ना, उन्होंने भी स्ट्रगल किया है उस चीज़ के लिए। कितना उन्होंने हार्ड वर्क किया है, कितना डाइट के लिए, अपनी स्ट्रगलिंग के लिए, हर चीज़ के लिए टाइम नेसेसरी है। अपने काम को लेके पैशनेट रहिए, ठीक है, और पूरी ईमानदारी से अपने काम को करिए, सक्सेस तो मिल ही जाएगी। डिसिप्लिन होना चाहिए। ये क्या होता है कि ऐसा नहीं कि नहीं होगा, सब मिलेगा, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो फोकस रहो और मोटिवेट रहो और अच्छी गाइडेंस में रहो इनकी। अच्छा, थैंक यू विपिन भाई और अजय भाई, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ आज जुड़े, आपने फिटनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी दी और अपना कीमती टाइम भी हमें दिया हमारे साथ जुड़ के, अपना आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप आपको भी अच्छा ही लगा होगा। बिल्कुल, और आगे भी जुड़ेंगे दोबारा। पक्का श्योर यार, मेरा भी आज फर्स्ट टाइम मैंने पॉडकास्ट किया है। पहले भी मुझे काफ़ी बार मैसेजेस आए कि पॉडकास्ट करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो मैं यार शाय फील करता हूँ और मैं नहीं कर पाता थोड़ा सा। तो मैंने कहा चलो यार इस बार करते हैं, जैसा भी होगा। और अगर आई होप हम फ्यूचर में दोबारा जुड़ेंगे, फिर किसी हम दोबारा दूसरे टॉपिक्स पर ज़रूर बातें करेंगे बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड। अभी तो काफ़ी चीज़ें कवर नहीं हो पाई है। तो थैंक यू आपका, थैंक यू। दोबारा मिलेंगे।